first we should know what the sentence is. सर बट Sentence, आवाज थोड़ी सी कट कट के आ रही है। यहाँ तो क्लियर आवाज आती है, मैं इसलिए टेरेस पे हूँ। So today our topic is sentence, its kinds and parts. First we should know what the sentence is. Sentence क्या होता है ये हमें जानना है सबसे पहले। As we know, sentence can be called a word or a set of the word that gives a complete meaning. ये एक वर्ड या एक वर्ड का ग्रुप हो सकता है, एक सेट हो सकता है जो हमें पूरी मीनिंग देता है। And it contains a subject, a predicate, and conveys a statement, question, exclamation और command. यानी इसमें एक सब्जेक्ट होता है, प्रेडिकेट होता है और ये एक स्टेटमेंट को, क्वेश्चन को, एक्सक्लेमेशन को, कमांड को ये सॉरी ये कन्वे करता है। यानी इसमें हम स्टेटमेंट हमें मिलेगी, क्वेश्चन भी मिल सकता है, एक्सक्लेमेशन भी मिल सकती है, कोई कमांड भी हो सकती है, तो स्क्रीन कोई पे विश देखिए, भी हो स्क्रीन पे सकती चलता है। है। हेलो, is there any problem? And it consists of a main clause and sometime one or more subordinate clause. इसमें एक मेन क्लाउज होती है और कभी कभी इसमें एक या एक से ज्यादा सबऑर्डिनेट क्लाउजेस हो सकती हैं। ओके, देन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आर, कितने तरह के सेंटेंसेस होते हैं? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। फर्स्ट इज सिंपल, सेकंड इज कॉम्प्लेक्स एंड थर्ड इज कंपाउंड। सो फर्स्ट, the simple sentence. Simple sentence is a sentence that contains an independent clause. जिसमें एक independent clause होती है। Independent clause का मतलब होता है वो self reliable है और self dependent है, वो उसको complete करने की वो एक complete sense देती है। ओके, जैसे मैडीज टीम वन द गर्ल्स बास्केट गेम, यानी मैडी की टीम ने गर्ल्स का बास्केट गेम जीता। तो यहाँ पर पूरा एक पूरी एक इंडिपेंडेंट क्लाउज है और इंडिपेंडेंट क्लाउज को हम एक कंप्लीट सेंटेंस मान सकते हैं। यहाँ पर ये सिंपल सेंटेंस है जिसकी एक कंप्लीट मीनिंग है। ओके, सो दैट इज अ सिंपल सेंटेंस। ओके, सर सेकंड इज, यस सर थोड़ा बाइलिंगुअल पढ़ाया कीजिए। हाँ, दोनों चीजें बता रहा हूँ भाई मैं। सिंपल सेंटेंस हम किसको बोलते हैं? सिंपल सेंटेंस उसको बोलते हैं जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लाउज होती है। क्लाउज एक सेंटेंस का ही पार्ट होता है। ओके, और इंडिपेंडेंट का मतलब होता है सेल्फ डिपेंडेंट, यानी एक ऐसी क्लाउज यानी सेंटेंस का एक ऐसा पार्ट जो सेल्फ डिपेंडेंट है, उसको कंप्लीट होने के लिए किसी और चीज की जरूरत नहीं होती है। यानी कि सेंटेंस का एक ऐसा पार्ट जो अपने आप में पूरी मीनिंग देता है। ओके, दैट इज द इंडिपेंडेंट क्लाउज। ओके, तो सिंपल सेंटेंस वो है जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लाउज होती है, यानी सिंपल शब्दों में कहें तो जिसकी एक कंप्लीट मीनिंग होती है एक इंडिपेंडेंट क्लाउज के साथ में। ओके, किसी भी तरह का हम सेंटेंस ले सकते हैं। ही हैज गॉन टू द मार्केट, यू आर विजिटिंग योर मदर हाउस। ओके, he has already gone to the school, I have played the cricket match, मैं क्रिकेट मैच खेल चुका हूँ। I watched a movie, मैंने एक मूवी देखी। This is my favorite cricketer, या he is my favorite cricketer, वो मेरा फेवरेट क्रिकेटर है। तो ये क्या है? ये सारे इंडिपेंडेंट क्लाउजेस हैं, यानी इसमें हमें सेंटेंस को की पूरी मीनिंग मिल जाती है। अभी हम डिपेंडेंट क्लाउज की बात करते हैं, तो डिपेंडेंट क्लाउज वो होती है जो कंप्लीट मीनिंग नहीं दे पाती है। जैसे कि बिकॉज आई वॉज इल, क्योंकि मैं बीमार था। अब देखो यहाँ पर एक पूरा इसकी मीनिंग नहीं मिल पा रही है। बिकॉज आई वॉज इल, क्योंकि मैं बीमार था। अब इससे पहले हमें नहीं समझ में आ रहा है कि क्या है। यदि मैं इसमें से बिकॉज हटा दूं, मैं कहूँ आई वॉज इल, तो यहाँ पर एक कंप्लीट मीनिंग मिल रही है। जहां पर हमें कंप्लीट मीनिंग मिलती है दैट विल बी द इंडिपेंडेंट क्लाउज। लेकिन कुछ ऐसे शब्द लग जाते हैं जहां पर कंप्लीट मीनिंग नहीं होती, उसको कंप्लीट करने के लिए हमें कुछ और पार्ट्स की जरूरत होती है, वो होती है डिपेंडेंट क्लाउज। जैसे अभी मैंने बोला सेंटेंस बिकॉज आई वाज इल, क्योंकि मैं बीमार था, आई कुड नॉट गो टू द स्कूल। अब ऐसे बोल सकते हैं ना, उसको
एक सेंटेंस बनाने के लिए हमें कुछ दूसरे शब्द और चाहिए, तो हमने लगाया बिकॉज आई वाज इल, यस, क्योंकि मैं बीमार था इसलिए मैं स्कूल नहीं आया, so I did not go to the school. Yes, since I was ill, I could not go to the school. तो I could not go to the school की complete meaning है, वहां पर वो independent clause है, और dependent जहां पर because हमने लगा दिया था. Understood? Yes? Yes, sir. Okay. अब आते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं? जिनमें एक इंडिपेंडेंट क्लाउज भी होती है और उसमें एक डिपेंडेंट क्लाउज भी होती है. जैसे अभी मैंने एक सेंटेंस बोला था, सिंस आई वाज इल सो आई कुड नॉट गो टू स्कूल. क्योंकि मैं बीमार था इसलिए मैं स्कूल नहीं जा सका. एक तो सेंटेंस ये है. या दूसरा देखिएगा, when Elizabeth handed in her homework she forgot to put her name on it. अब इसमें इस देखो ब्रैकेट इसमें कॉमा लगा हुआ है. कॉमे से पहले वाले शब्द को पढ़ के देखो और उसकी मीनिंग समझिएगा. जब एलिजाबेथ ने काम हाथ में लिया यानी कि काम करना स्टार्ट किया, इसमें आगे है सी फॉरगॉट टू पुट हर नेम ऑन इट, वह अपना नाम इस पर लिखना भूल गई. अब इसमें देखो, जब एलिजाबेथ ने अपना काम करना स्टार्ट किया, ये एक पूरा सेंटेंस है या आधा है बताइए? ये आधा है ना, क्योंकि इसमें हमने जब जो लगा दिया है, जब लगा दिया ना यानी वहन लगा दिया, तो इसका मतलब इससे आगे भी कुछ हमें चाहिए ना. जैसे मैं कहने लगूं, जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, तो ये शब्द है जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, उसके बाद हमें कुछ और लिखना पड़ेगा ना. यस और नॉट? Yes, तो sir. इसी तरह से एज सून एज आई ओपन द डोर, तो इसके आगे हमें एक सेंटेंस और चाहिए या कुछ पार्ट्स और चाहिए. द कैट केम इनटू द रूम, तो बिल्ली घर में आ गई. अब देखो पहला वाला जो पार्ट था, एज सून एज आई ओपन द डोर, वो एक हाफ है, उसको हमें दूसरे शब्द की जरूरत पड़ रही है. द कैट केम इनटू द रूम, तो द कैट केम इनटू द रूम की पूरी सेंस हमें मिल रही है, तो वो है डिपेंडेंट. देखो बिल्ली घर में आ गई, वो तब भी पूरा एक सेंटेंस बन रहा था जब हमने एज सून एज नहीं लगाया था. यस और नॉट? समझ में आ रहा है? लेकिन Yes, sir. हमने जिस पार्ट में हमने एज सून एज लगाया है वो कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है. जो हमें कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है उसको पूरा करने के लिए हमें कुछ और बाकी के क्लाउजेस की जरूरत है या और शब्दों की जरूरत है. तो जो हाफ मीनिंग दे रहा है दैट विल बी इंडिपेंडेंट, और जो फुल मीनिंग दे रहा है दैट विल बी क्या होगा? दैट विल बी डिपेंडेंट. जो हमें हाफ मीनिंग दे रहा है वो डिपेंडेंट है और जो फुल मीनिंग दे रहा है वो इंडिपेंडेंट है, यानी वो फ्री है. अब जैसे इसमें व्हेन एलिजाबेथ हैंडेड इन हर होमवर्क, जैसे ही मतलब जब एलिजाबेथ ने काम स्टार्ट किया, तो ये हाफ है ना, इट्स नॉट गिविंग द कंप्लीट मीनिंग, ये पूरी मीनिंग नहीं दे रहा है. शी फॉरगॉट टू पुट हर नेम ऑन इट, वो अपना नाम लिखना भूल गई. सो शी फॉरगॉट टू पुट हर नेम ऑन इट, ये पूरी मीनिंग है. ओके, तो ये है इंडिपेंडेंट क्लाउज. कौन सा? शी फॉरगॉट से लेके इट तक, और व्हेन वाला होमवर्क तक ये है डिपेंडेंट क्लाउज. अंडरस्टूड? उसके बाद है कंपाउंड सेंटेंस. कंपाउंड सेंटेंस में दो इंडिपेंडेंट क्लाउज होती है. ओके, और उनको एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से सेपरेट यानी अलग किया जाता है. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में एंड और इस तरह के सेंटेंसेस शब्द आते हैं. ठीक है, जैसे मैंडी, जॉन एंड जैक वॉचेस टेलीविजन व्हाइल स्वेन ईट नूडल्स. देखो इसमें है मैंडी, जॉन और जैक, क्या है ये आगे? टेलीविजन देख रहे थे. ये गलत, इसमें स्पेलिंग गलत लिखी हुई है. व्हाइल स्वेन ईट नूडल्स, जबकि स्वान नूडल खा रही थी, इसमें गलत लिखा हुआ है, खाती है, ये है इसका मीनिंग. अब यहाँ पे देखिएगा, मैंडी जॉन दो अलग हो गए,
एंड लगाकर, जो हमने बताया था, जो जिसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड लगा दिया। हेलो, अब आते हैं कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड बाद के पार्ट हैं। फर्स्ट वी हैव टू टॉक अबाउट द सिंपल सेंटेंसेस। सिंपल सेंटेंस कितने तरह के होते हैं? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सिंपल सेंटेंसेस। फर्स्ट इज डिक्लेरेटिव, second is interrogative sentence, third is imperative sentence, fourth is exclamatory sentence. So we can say that there are 4 types of simple sentences. So first we will talk about the declarative sentences. Declarative sentences को हम assertive sentence भी बोलते हैं या stative sentence भी बोलते हैं। Okay? इनको हम क्या बोलते हैं? असर्टिव सेंटेंस या फिर क्या बोलेंगे? स्टेटिव सेंटेंस भी हम इनको बोलते हैं। ओके, क्योंकि ये हमें एक स्टेटमेंट देते हैं, ठीक है, स्टेटमेंट देते हैं, या फिर हमें कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं, या कोई हमें फैक्ट या ओपिनियन बताते हैं। अंडरस्टूड? हमें किसी के बारे में जानकारी मिलती है यहाँ पर। So declarative ends with a period. Period means यहाँ पर full stop. Okay? Declarative sentences full stop के साथ में खत्म होते हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है क्या? I like to play cricket. या my car is better than yours. Yuvraj is my favorite cricketer. Naresh sir is our English teacher. Okay? The name of our school is this and that, जो भी आप लिखना चाहें। So this is stative sentence. Now इसके भी 2 प्रकार होते हैं। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? ये बताइए पहले। No, sir. No, sir. Okay, okay. So we were talking about the declarative sentence. Declarative sentence को assertive sentence भी बोलते हैं या इनको stative sentence भी बोलते हैं। Okay? ये हमें क्या प्रोवाइड कराते हैं? They provide us information, फैक्ट और ओपिनियन। ओपिनियन हमें देते हैं, फैक्ट के बारे में बताते हैं, कोई इंफॉर्मेशन बताते हैं, एंड दे एंड विद पीरियड और द फुल स्टॉप। ये फुल स्टॉप के साथ में खत्म होते हैं। जैसे इसमें बहुत सारे सेंटेंस बोल सकते हैं। माय नेम इज दिस एंड दैट, आई लिव एट हापुड़। ओके, द नेम ऑफ आवर कंट्री इज इंडिया, द कैपिटल ऑफ इंडिया इज दिल्ली। ओके, आई एम सॉरी, आई एम अ गुड प्लेयर। तो इस तरह के ये सेंटेंस हमें कोई इंफॉर्मेशन या जानकारी प्रोवाइड करा रहे हैं, कोई फैक्ट या ओपिनियन है। ही इज माय फेवरेट क्रिकेटर। ओके, आगे है डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस आर दैट ऑफ 2 टाइप्स। डिक्लेरेटिव सेंटेंस 2 तरह के होते हैं। फर्स्ट इज अफर्मेटिव एंड सेकंड वन इज नेगेटिव। अफर्मेटिव नाम से क्लियर है, अफर्म करते हैं किसी चीज को, यानी कि हमें कोई जानकारी मिल रही है एंड दैट विल बी इन द पॉजिटिव फॉर्म। ओके, जैसे कि आई एम योर क्लास टीचर, ही इज माय बेस्ट फ्रेंड, आई गॉट दिस लैपटॉप फॉर 20,000, दिस इज माय फेवरेट मूवी। क्लियर? तो these are positive or we can say them as affirmative sentence. Second part of declarative sentence is negative sentence. दूसरा part declarative का है negative sentence. Negative just means यहाँ पर ये negation को शो करते हैं। negation means किसी चीज को neglect किया जाना है, किसी चीज के लिए इनकार किया जाना होता है इसमें। ओके, जैसे I am not your class teacher, it is not my chair, I am not going to sleep, you are not my favorite friend, you are not my best friend, this is not my favorite movie. Okay, understood? Any problem? Yes, sir. No, sir. Yes, problem है? No, okay. Then interrogative sentence. Interrogative sentence are the sentences those are used to interrogate. वो सेंटेंस जो इंटेरोगेट करने के लिए मीन्स टू आस्क द क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उनको हम बोलेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ओके,
एंड दे एंड विद द क्वेश्चन मार्क। वो किससे खत्म होते हैं जाकर, वो क्वेश्चन मार्क पर जाकर खत्म होते हैं। एंड ऑफन बिगिन विद द इंटेरोगेटिव वर्ड्स लाइक हु, व्हेन, वेयर, व्हाई, व्हाट, हाउ मेनी, हाउ मच, whom, which, etc. ओके, तो ये इस तरह के सेंटेंसेस इनसे स्टार्ट होंगे, इस तरह के शब्दों से। ओके, जैसे अब हमने बात की थी why, where, when, why, which, how many, whom, इस तरह के शब्द हैं जो शुरू में आ जाएंगे एंड आफ्टर दैट दे आर फॉलोड बाय द हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है, जैसे कि हाउ आर यू, हाउ मेनी फ्रेंड्स डू यू हैव, हु इज योर फेवरेट क्रिकेटर, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दिस लैपटॉप, which is which is your favorite cartoon character, whom have you talked, how much money do you have, how many books do you have. Okay, understood? Yes, sir. Then what time it is, where is the boy wandering now, वो बच्चा कहाँ पर घूम रहा है। Now interrogative sentences दो तरह के होते हैं, with question words, जो विदाउट क्वेश्चन वर्ड्स। दो तरह के, सबसे पहले विदाउट क्वेश्चन वर्ड्स वाले जिनको हम यस नो टाइप भी बोलते हैं, या फिर हमें यस नो टाइप इसलिए बोलते हैं बिकॉज इनका आंसर हमें या तो यस में मिलेगा या फिर ये आंसर हमें नो में मिलेगा। ओके, या फिर हम इनको सिंपल इंटरोगेटिव सेंटेंस भी बोल सकते हैं। अंडरस्टूड? ये किससे स्टार्ट होते हैं, ये स्टार्ट होते हैं हेल्पिंग वर्ब से। जैसे हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, तीन तरह की होती है, बी की होती है, डू की होती है और हैज की फॉर्म में होती है हेल्पिंग वर्ब। बी की फॉर्म का बताया है किसको, इज, एम और आर। हेलो, लिसनिंग? Yes, sir. डू Yes, की sir. फॉर्म में कौन कौन सी होती है, डू, डज एंड डिड। Did. ओके, और हैज की फॉर्म में कौन सी होती है, Have. हैज, हैव और Have हैड। or had. ठीक है, और इज एम आर वाले में कौन Was. सी और होगी, Was. यस वेरी गुड, वॉज एंड Okay. वर्ब भी Yeah. होगी, इसी के साथ विल बी और शैल Has. बी। ओके, शैल बी, इसी के साथ डू, डज वगैरह में इनमें विल और शैल लगता रहेगा, हैज, हैड में भी है। ओके, so they are interrogative sentences start with जो नॉट सॉरी सिंपल टाइप है वो हेल्पिंग वर्ब से होंगे। एंड सेकंड टाइप कौन से हैं जिसमें हमें कंप्लीट आंसर मिलता है। कंप्लीट आंसर के लिए वो हमने पहले बताया था, who, when, where, why, which, इनसे स्टार्ट होंगे। अंडरस्टूड? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? ओके, No, sir. नेक्स्ट इज इंटेरोगेटिव में फिर आता है टैग या टेल क्वेश्चन। टैग क्वेश्चंस में हम पहले कोई एक स्टेटमेंट देंगे या फिर वो क्वेश्चन में भी हो सकता है। ओके, दो तरह से, तीनों तरह से हमें मिल सकता है। जैसे आप पहले समझिएगा क्या होता है क्वेश्चन फ्रेगमेंट। A question fragment can be, मेरी आवाज ही नहीं जा रही है रिवर्स। A question fragment can be added into the end of a declarative or the imperative sentence. एक क्वेश्चन फ्रेगमेंट डिक्लेरेटिव या इंपेरेटिव सेंटेंस के साथ में ऐड किया जा सकता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, टेल क्वेश्चन या टैग क्वेश्चन। जैसे कि यू हैव आंसर्ड
ऑल द क्वेश्चन ऑन दिस टेस्ट, हैवंट यू? आपने इस क्वेश्चन के सॉरी इस टेस्ट के सारे क्वेश्चंस का जवाब दे दिया है क्या? नहीं दिया है। तो आपने देखा इसमें पहले है स्टेटिव है, यू हैव आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस ऑन दिस टेस्ट, ये स्टेटिव है यानी कि डिक्लेरेटिव है। उसके बाद में हैवंट यू लिखा हुआ है, हालांकि ये भी इंटरोगेटिव का ही पार्ट है, लेकिन इस इंटरोगेटिव के पार्ट को हम क्या बोलेंगे? टैग या टेल क्वेश्चन। ओके, फिर है क्लोज द विंडो, वांट यू, इसमें बिल गलत लगा हुआ है। क्लोज द विंडो, वांट यू, कृपया विंडो बंद कर दो। वांट यू, क्या नहीं करोगे? ठीक है, तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस के साथ में लगा हुआ है। इसमें इंपेरेटिव सेंटेंस ही तो है ये, क्लोज द विंडो, समझ रहे हैं कि नहीं? ओके, नेक्स्ट इज a question fragment also can be used by itself either before or after a sentence। वो क्वेश्चन के पहले भी स्टार्ट किया जा सकता है या फिर उसके बाद में भी किया जा सकता है। ओके, an indirect question is declarative sentence that tells the information was asked। एक indirect question जो कि एक declarative question है, that tells an information was asked, जो सपोज कीजिएगा आपसे कोई इंफॉर्मेशन पूछी जा रही है, लेकिन उस इंफॉर्मेशन में एक क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चन नहीं होगा, दैट विल बी स्टेटिव। जैसे कि मैं पूछ रहा हूं, मुझे पता है कि आपके क्लास टीचर का नाम क्या है। आई नो व्हाट इज द नेम ऑफ योर क्लास टीचर, ये सही है? या आई नो व्हाट द नेम ऑफ योर क्लास टीचर इज, कौन सा वाला सही है? क्या किसी को पता है? I am writing I know what the name of your class teacher is। अब बताइए इसमें फुल स्टॉप लगेगा या क्वेश्चन मार्क लगेगा? यस, कैन एनीवन टेल? ये बताओ ये कौन सा टाइप का सेंटेंस है? आई नो व्हाट द, फुल स्टॉप लगेगा, वेरी गुड, इसमें फुल स्टॉप ही लगेगा, क्योंकि आप इसकी मीनिंग को समझो। आई नो, मुझे पता है आपके क्लास टीचर का नाम क्या है, बेशक चाहे इसमें व्हाट आ रहा है, बट इट इज डिक्लेरेटिव, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? अ फुल स्टॉप विल बी यूज्ड। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन नहीं रह जाएगा, दैट विल बी डिक्लेरेटिव सेंटेंस। अंडरस्टूड? ओके, next is imperative sentence। Imperative sentences are used to give a command, request, advice, suggestion, a warning or a wish। Imperative sentences वो होते हैं जो कमांड देने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए, या किसी को एडवाइस देने के लिए, सजेशन देने के लिए, प्रपोजल करने के लिए, किसी को वार्न करने के लिए, या किसी को विश करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ओके, उनको दे आर फॉलोड बाय अ पीरियड, वो एक पीरियड यानी कि फुल स्टॉप से एंड होते हैं, अ क्वेश्चन मार्क और एन एक्सक्लामेशन मार्क। इनमें क्वेश्चन मार्क भी कहीं कहीं होता है और या फिर एक्सक्लामेशन मार्क होगा। जैसे बी क्वाइट, बी क्वाइट में एक ये कमांड है, ये फुल स्टॉप के साथ में एंड होगी। प्लीज हैव अ सीट, ये एक रिक्वेस्ट है, दैट विल आल्सो बी फॉलोड बाय अ स्टॉप। वॉच आउट यानी बाहर देखो, अचानक से ही हमने किसी को कहा वॉच आउट, सी देयर, ये। तो दीज आर इंपेरेटिव सेंटेंसेस, ये किसी को कमांड दे रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, शैल वी गो देयर। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ये क्या होगा? इंपेरेटिव है या इंटरोगेटिव है? शैल वी गो देयर, नो वन इज गिविंग द आंसर, Interrogative. दैट विल बी इंटेरोगेटिव, क्योंकि इसका आंसर हमें कहाँ पे क्या मिलेगा? यस, कोई हमें या तो यही कहेगा हाँ ठीक है चलिए, यस वी कैन
या we shall या we should, तो that will be interrogative. Okay, please give me a seat, please give me a pen, please give me 1000 rupees, enjoy yourself, let's go for a walk, let's go for a movie, shall we go there, shall we go there अलग है, अभी बताया था. Okay, please open the window, don't do this. ओके, सो दीज आर इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जिसमें हम कमांड दे रहे हैं या किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं. यू शुड नॉट गो आउट, स्टे होम, स्टे सेफ, बी हाइजीनिक, स्टे अवे. ओके, सो दीज आर इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. Then exclamatory sentences. Exclamatory sentences are used to exclaim. एक्सक्लेम करने के लिए यूज किए जाते हैं. एक्सक्लेम मतलब अचानक से ही कुछ फीलिंग आना, आश्चर्य करना. और टू शो ग्रेट इमोशंस. These emotions may be in the in the form of pain, grief, joy, sorrow और happiness. ये इमोशंस हमारे कैसे हो सकते हैं? हंसी के, खुशी के, दुख के. ओके, ये सारे इमोशंस होंगे. और जो इमोशंस इस प्रकार के सेंटेंस में यूज होंगे, those sentences will be called as exclamatory sentences. ये exclamation marks के साथ में क्या होंगे? माइक ऑफ करवा दीजिए. पीयूष प्लीज इनके सभी के माइक ऑफ कर दीजिए. So we were talking about the exclamatory sentences. Exclamatory sentences are the sentences those are used to exclaim or to show the emotions of grief, pain, sorrow, happiness, joy, etc. ये हमें दुख की, हंसी, खुशी, आश्चर्य, इस तरह की फीलिंग्स को शो करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं. जैसे wow, what a beautiful girl she is. Alas, his father is no more. Hooray, we won the match. Oh no, I lost my money. Okay, how lovely to see you. तो इस तरह के जो शब्दों से स्टार्ट होंगे, those will be exclamatory sentences. जैसे इसके अलावा कुछ और शब्द हैं. बिंगो, बिंगो भी बताते हैं. अलास का मतलब आप जानते हैं, when there is very. एक सारे को बता रहे हैं, just wait. अलास जब किसी की डेथ हो जाए, that is very tragic condition. Okay, अलास his father is no more. वाओ, आपको पता ही है वाओ जब हम अचानक से बहुत खुश होते हैं, वो we have won. या ओ जब हम किसी चीज में अचानक से या तो हंसी आएगी, मतलब हंसी का मतलब यहाँ पे खुशी होगी या फिर दुख होगा. ओह नो, आई लॉस्ट माय मनी. ओह नो. या आउच. आउच क्या है? जब चोट लग जाती है. वोटा का मतलब एकदम आश्चर्य होता है. व्हाट अ ब्यूटी, कितना सुंदर. व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल या व्हाट अ ब्यूटी. तो यानी कि अचानक से कितना सुंदर है. ओके, हाउ, जस्ट अ मिनट. हाँ अभी रुको जरा. हाउ ब्यूटीफुल यानी कितना सुंदर है. या हाउ लॉन्ग, हाउ टॉल ही इज. बिंगो इज यूज्ड व्हेन सपोज दैट आई एम आस्किंग यू अ क्वेश्चन. मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ एंड यू आर नॉट श्योर अबाउट इट, और या फिर आपने जवाब दे दिया एंड द आंसर इज करेक्ट, देन यू कैन से ओह बिंगो. अंडरस्टूड? हेलो. यस सर. So then we can say bingo. मैंने आंसर पूछा and you give the answer, so you can say bingo. मतलब अपने हंसी खुशी में एकदम खुश होकर कहा वाह मेरा आंसर सही है. इसका मतलब ये होता है. Poo, when we feel a bad smell. Okay? Hello? जब हम शांत होने के लिए कहते हैं be quiet. Then next is
द पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। सेंटेंस के कौन कौन से पार्ट होते हैं? दो तरह के पार्ट हैं, रिक्वायर्ड पार्ट एंड द ऑप्शनल पार्ट। रिक्वायर्ड पार्ट में सबसे पहले सब्जेक्ट एंड सेकंड वन इज प्रेडिकेट। ओके, एंड ऑप्शनल पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, मॉडिफायर, एडवर्बियल क्लाउज और द एंड द फ्रेज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिक्वायर्ड पार्ट ऑफ द सेंटेंस। फर्स्ट इज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट, एज वी नो, सब्जेक्ट इज मे बी अ पर्सन whom we are talking about, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और इसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? इसमें हम who या what लगाकर जब क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, दैट विल बी द सब्जेक्ट। जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर इज माय फेवरेट पोएट, मैं यदि कहूं तो, सो हु इज माय फेवरेट पोएट? रविंद्रनाथ टैगोर। तो हु विल बी द सब्जेक्ट हियर? रविंद्रनाथ टैगोर विल बी द सब्जेक्ट। ओके, ताजमहल इज वन ऑफ ताजमहल इज द मोस्ट ब्यूटीफुल monument in the world. So who is the, sorry, what is the most beautiful monument in the world? आंसर क्या मिलेगा? ताजमहल। ताजमहल। who या what या which लगा सकते हैं हम, so that will be the subject. Understood? Then next is टाइप्स ऑफ द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कितने किस किस तरह के हो सकते हैं? सब्जेक्ट एक सिंपल सब्जेक्ट होता है जो केवल एक वर्ड हो सकता है, इसमें कोई मॉडिफायर नहीं होगा। मॉडिफायर मतलब कोई एडजेक्टिव नहीं होगा, ठीक है? जैसे कि हम कभी कभी कहते हैं अ टोल मैन। वैसे तो सब्जेक्ट हम केवल कहें तो मेन सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? मेन सब्जेक्ट है मैन, लेकिन मैन की क्वालिटी इसमें बताई जा रही है टोल। तो द टोल मैन तक पूरा एक सब्जेक्ट माना जाएगा, तो दैट विल बी ये मॉडिफायर के साथ में ऐड है। लेकिन हम कहने लगे द मैन वाज वॉकिंग ऑन द रोड, एक मैन सड़क पर घूम रहा था, तो दैट विल बी द सिंपल सब्जेक्ट, जिसमें केवल एक नाउन हो सकता है या कोई प्रोनाउन हो सकता है। जैसे गीतिका इज अ थिन गर्ल, गीतिका एक थिन गर्ल है। हंसिका विल वाइट वॉश द स्टडी रूम, यहाँ पर केवल सिंपल है, सिंगल सब्जेक्ट है। ओके, इसीलिए इसको सिंपल सब्जेक्ट बोलते हैं विदाउट एनी मॉडिफायर, यानी इसमें कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब नहीं लगा हुआ है। केवल गीतिका नाम है, हंसिका नाम है, दे है और हैरी पॉटर। जैसे दे हैव कंप्लीटेड देयर वर्क, इसमें केवल एक ही सब्जेक्ट है ना। इसी के साथ आगे है हैरी पॉटर इज अ सीरीज ऑफ स्टोरीज, तो हैरी पॉटर एक नाम है, दे हैव भी, इसमें कोई और क्वालिटेटिव वर्ड्स नहीं है। लेकिन यदि मैं कहने लगूं गीतिका के साथ में, गीतिका माय क्लासमेट, ठीक है, तो गीतिका के आगे हमने उसको और डिफाइन किया है, माय क्लासमेट, तो दैट विल बी डिफरेंट टाइप ऑफ द सब्जेक्ट। इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, ये सेकेंड इज कंप्लीट सब्जेक्ट। कंप्लीट सब्जेक्ट जिसमें हम मॉडिफायर भी लगा देंगे, यानी कि किसी नाम को हम आगे और बढ़ाएंगे। जैसे कि हमने कहा पिछला सेंटेंस क्या था हमारे पास, पिछला सेंटेंस हमारे पास सपोज कीजिएगा ये 3-4 थे, इसको हम आगे ले जाएं यहाँ पर ही। तो अब यहाँ पर देखिएगा, गीतिका के सामने हमने लगा दिया माय क्लासमेट, गीतिका जो कि मेरी क्लासमेट है इज अ थिन गर्ल। अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या होगा? क्लासमेट तक, यानी गीतिका जो कि मेरी क्लासमेट है। जो कि मेरी क्लासमेट का मतलब यहाँ पर क्या होगा? दैट विल बी एडजेक्टिव। ओके, अंशिका एन एक्ट्रेस विल वाइट वॉश द स्टडी रूम। अंशिका एक जो कि एक्ट्रेस है, वो स्टडी रूम को व्हाइट वॉश करेगी। तो यहाँ पर मॉडिफायर लगा दिया हमने, हंसिका को आगे हमने एक्सपेंड कर दिया हंसिका के बारे में, और हमने कुछ क्वालिटी बताई। सो दैट विल बी एडेड टू द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट की और क्वालिटी जब ऐड हो जाएगी, यानी उसमें एडजेक्टिव भी है सब्जेक्ट के साथ में, दैट विल बी कंप्लीट सब्जेक्ट। ओके,
नेक्स्ट इज यस सर यहाँ पर जो गीतिका माई क्लासमेट, तो उसमें एडजेक्टिव क्लासमेट होगा। हाँ, एडजेक्टिव यहाँ इस समय क्लासमेट हम एडजेक्टिव मॉडिफायर है ये। मॉडिफायर मतलब उसको आगे मॉडिफाई किया हुआ है। जो गीतिका है यहाँ पर, गीतिका के बारे में हमने और एक्सपेंड करके बताया है ना। यस, so that will be modifier here। यहाँ पर ये modifier होगा, यानी कि उसके बारे में और आगे जो बताई जा रही है। It may be adjective or some explanation। Okay? Yes, sir। समझ गए? जैसे मैं इसमें कहने लगूं अरविंद केजरीवाल। ओके, फिर इसके क्या है अरविंद केजरीवाल। यदि हम सिंपल कहें अरविंद केजरीवाल इज द सीएम ऑफ दिल्ली। यस, यदि हम अरविंद केजरीवाल को और एक्सपेंड करना चाहें, क्या कह सकते हैं? द प्रेसिडेंट ऑफ आम आदमी पार्टी। तो ये क्या है जो हमने ये आगे लिखा है, द प्रेसिडेंट ऑफ आम आदमी पार्टी, इसके बारे में और आगे बताया ना डिफाइन करके। सो दैट विल बी मॉडिफायर। और अब हम अरविंद केजरीवाल, जो कि एक सिंपल सब्जेक्ट था, इसके साथ में इसकी क्वालिटी भी ऐड कर देंगे। सो दैट विल बी कंप्लीट सब्जेक्ट। ओके, अंडरस्टूड? सर यस, एक क्वेश्चन था मुझे इसी टॉपिक का कि इसमें सर एक नाउन अपोजिशन भी होता है सर टर्म, तो सर वो भी इसी तरह से होता है जिससे आपने बताया ना, एग्जांपल दिया कि अरविंद केजरीवाल द प्रेसिडेंट ऑफ आम आदमी पार्टी। यस, आम आदमी पार्टी जो है, मतलब ये वाला क्लॉज जो हो जाएगा पार्ट, ये नाउन अपोजिशन वो कॉम्प्लीमेंट। यस, हाँ सर, मतलब आएगा? नाउन में आता है सर ये। नाउन में तो है, नाउन में है, लेकिन इस समय इसको हम, ये मॉडिफायर है। ठीक है, मॉडिफायर मतलब यहाँ पर मॉडिफाई कर रहे हैं, उसके बारे में आगे बता रहे हैं। नाउन फ्रेज भी होता है एक, आगे चलेगा वो। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। ओके सर। देन आगे है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट इज द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस दैट इंक्लूड्स द वर्ब एंड एवरीथिंग दैट फॉलोज इट। प्रेडिकेट कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? वर्ब से, और वर्ब के बाद में जो जितनी भी बाकी की चीजें हैं, that will be the part of the predicate। ओके, और प्रेडिकेट में ही आगे हम फिर सब कॉम्प्लीमेंट होगा, क्लाउजेस भी होंगी और फ्रेजेस भी होंगी। ओके, सो फर्स्ट वी कैन से दैट predicate is a part of a sentence that includes the verb and everything that follows it। यानी ये वर्ब से स्टार्ट होगा और उसके बाद आगे की जितनी भी चीजें हैं, those will be the part of predicate। वो सब predicate ही कहलाएंगी। ओके, और प्रेडिकेट कॉमनली या सिंपली हम किससे स्टार्ट मानते हैं? या तो एक्शन वर्ब से मानेंगे, एक्शन वर्ब यानी कि डू डज ईट वगैरह, या फिर हम लिंकिंग वर्ब यानी उसमें हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब होंगी। जैसे ही इज माय ब्रदर, तो ही इज सब्जेक्ट, और इज जो कि एक लिंकिंग वर्ब है, तो इज से लेके बाद का जो भी पार्ट होगा दैट विल बी यस that will be predicate। okay, या फिर हम इसको एक्शन वर्ब से भी स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे he plays cricket, तो plays क्या है? that will be action verb। okay, तो इसके बाद का जितना भी आगे का पार्ट रहेगा that will be predicate। okay, next is object। अब predicate के ही पार्ट चलेंगे आगे। okay, object are the noun phrases that are included in the predicate। वो predicate का ही पार्ट होते हैं जो कि noun phrase हैं, and they are the things being acted upon by the verb। और वो चीजें हैं जिन पर verb काम करती है। यानी सपोज कीजिएगा मैं आपके एक सेंटेंस बोल दूं, I am eating a mango, तो मैं क्या कर रहा हूँ इस सेंटेंस में? बताइए। यस, आकांक्षा सिकरवार। You are eating mango. यस, आई एम ईटिंग मैंगो, तो मैं क्या कर रहा हूँ? मैं आम खा रहा हूँ। ठीक है, तो अब इसमें वर्ब क्या है? आई इज द वर्ब। सर वर्ब नहीं, ईटिंग है सर वर्ब। एम और ईटिंग है वर्ब, एम और ईटिंग दोनों ही, लिंकिंग वर्ब और एक्शन वर्ब। तो एक्शन वर्ब है यहाँ पर ईटिंग, और ईटिंग का जो इफेक्ट है वो किस पर है? मुझ पर या आम पर?
बताइए क्या खाया जा रहा है? मैंगो मैंगो ना। तो जिस मैंगो पर डायरेक्टली इफेक्ट पड़ेगा वर्ब का, दैट विल बी द ऑब्जेक्ट। ओके, अब ऑब्जेक्ट भी दो तरह के हो जाते हैं। फर्स्ट इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड सेकंड वन इज द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जिसका डायरेक्ट असर, एक्शन का डायरेक्ट असर जिस चीज पर होगा। जैसे कि अभी मैंने सेंटेंस बोला था, आई एम ईटिंग अ मैंगो। तो ईटिंग क्या है? वर्ब है, और वर्ब का इफेक्ट किस पर हो रहा है? क्या खाया जा रहा है, यानी कि जब हमें पता करना होगा व्हाट लगा देंगे। ओके, व्हाट लगाएंगे या whom लगाएंगे, यानी क्या या किसको लगाएंगे। ओके, तो क्या खाया जा रहा है? आम खाया जा रहा है ना, सो दैट विल बी द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और यदि हम इसको सिंपल तरीके से जानना चाहें तो जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं दोज विल बी द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एंड जो लिविंग थिंग्स हैं दोज विल बी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, यानी जो पर्सन वगैरह होंगे वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रहेंगे, और जो कोई चीजें हैं, कोई वस्तुएं हैं, थिंग्स हैं, दोज विल बी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? नदी, बबीता कुमारी, चेष्टा, अर्चना, सुमन कुमारी, मधु चौधरी, एकता, राजरानी, नो वन इज रिस्पॉन्डिंग। नहीं है प्रॉब्लम। यस सर। ओके नहीं है प्रॉब्लम। ओके नहीं है सर। सर इनडायरेक्ट Yes. ऑब्जेक्ट का एग्जांपल देके बता दीजिए एक बार। इनडायरेक्ट देखो, मैं एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ जिसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों आएंगे। आई गिव यू अ पेन, आई गिव यू अ पेन, 10 ठीक है। तो अभी मैंने क्या है यहाँ पर, गिव है ना, दिया, क्या दिया? यस, पेन क्या दिया, क्या दिया? दैट विल बी द पेन, पेन विल बी द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और किसको दिया? किसको दिया? आपको दिया, यू आपको, दैट विल बी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, माय फादर प्रेजेंटेड मी अ गिफ्ट, मेरे फादर ने मुझे गिफ्ट दिया या प्रेजेंट किया। सो क्या क्या प्रेजेंट किया? गिफ्ट। व्हाट विल बी, व्हाट क्या होगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। व्हाट का आंसर क्या है? गिफ्ट दिया, और किसको दिया? मुझे दिया, ठीक है। मुझे मीन्स मी यहाँ डायरेक्ट पर, ऑब्जेक्ट। तो me will be indirect object and the gift will be direct डायरेक्ट object. Okay, ऑब्जेक्ट। the class teacher taught us a lesson. क्लास टीचर ने हमें एक लेसन पढ़ाया। तो पढ़ाया, क्या पढ़ाया? लेसन लेसन पढ़ाया। ओके, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। व्हाट का आंसर क्या मिलेगा? लेसन विल बी डायरेक्ट लेसन ऑब्जेक्ट, और किसको पढ़ाया? अस, अस मतलब हमें पढ़ाया। अस सो अस विल बी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अंडरस्टूड? यस तो सर। जहां पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात करेंगे दोज विल बी पर्सन्स, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात करेंगे दोज विल बी नॉन लिविंग थिंग्स। ओके, यस अब है कॉम्प्लीमेंट। सर जैसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए हमने सर यस, बोलो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए आकांक्षा, हमने वो चेष्टा। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए हमने व्हाट से क्वेश्चन किया, मतलब कि Yes. क्या, और अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का हमें पता करना है whom उसके लिए डायरेक्ट के लिए व्हाट एंड whom इनडायरेक्ट के लिए होम। जैसे कि what did my father to me, मेरे पिताजी ने मुझे क्या दिया? तो my father gave me a gift, और whom did my father present a gift, मेरे फादर ने किसको गिफ्ट प्रेजेंट किया? मुझको किया। तो whom का आंसर क्या होगा? I, यानी to me, आएगा ना, मुझे दिया, ठीक है। सो दैट विल बी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, अंशिका। ओके सर। मुझे तो इसमें आवाज में इनडायरेक्ट क्या होगा? यस, इसमें इनडायरेक्ट क्या होगा? दोनों के आंसर डायरेक्ट है ना?
नहीं, एक डायरेक्ट है, एक इनडायरेक्ट है। देखो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्या है सर, उसमें मुझे, देखो इनडायरेक्ट मतलब मुझे दिया, ठीक है, और क्या दिया था, गिफ्ट दिया था, दैट विल बी हाँ तो डायरेक्ट गिफ्ट भी ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट है और मैं भी डायरेक्ट हूँ। नहीं, ऐसे किसको कैसे? दिया और क्या दिया में फर्क समझिए। जो नॉन लिविंग थिंग है दैट विल बी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सर सॉरी, लिविंग और हाँ, नॉन लिविंग थिंग वाली बात है, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट नहीं है इसमें। अगर इसमें हम वर्ड का करेंगे तो नॉन लिविंग है और हुम जो है वो लिविंग है, इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं है, लिविंग और नॉन लिविंग तो है लॉजिक। नहीं, इसमें लिविंग और नॉन लिविंग से ही पता चलता है। जो लिविंग थिंग होगी दैट विल बी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ओके। या जिसका डायरेक्ट रिसीवर होता है, डायरेक्ट रिसीवर जो होगा दैट विल बी, जिसका इफेक्ट डायरेक्ट पड़ेगा, वर्ब का इफेक्ट जिस पर डायरेक्टली पड़ेगा। देखो यहाँ पर वर्ब क्या है, गेव है, गेव मतलब दिया, तो क्या दिया, ओके, और किसको दिया, दैट विल बी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। देखो अब यहाँ पर समझिएगा, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन फाइंड द क्वेश्चन आंसर हियर। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। The direct object is the receiver of an action mentioned in the sentence. दिख रहा है, विजिबल है क्या ये? Is the screen visible to you? नो सर। Okay, एक मिनट, अभी देखिएगा, just wait. Now, is the screen visible? यस सर। Yes, यहाँ sir. पर देखिएगा, ये दिख रहा है ना? Direct, the direct object is a receiver of an action mentioned in the sentence. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जो एक्शन का डायरेक्टली रिसीवर होता है। जैसे जॉन हिट द बॉल, जॉन ने क्या हिट किया, बॉल को हिट किया। आगे पहले तो डायरेक्टली रिसीवर होता है एक, ठीक है। यदि उसमें दोनों चीज आती हैं तो हम आसानी से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फाइंड आउट कर लेते हैं। लेकिन जब कहीं हमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों नहीं दिए गए होते, तो जहां पर जिसका भी नाम होगा दैट विल बी द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, चाहे वो नॉन लिविंग है या लिविंग है। लेकिन जब दोनों आते हैं तो नॉन लिविंग और लिविंग को देखना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट है, इट प्रेडिकेट्स द यूज लिंकिंग वर्ब रादर देन एक्शन वर्ब। यस सर अगर दोनों ही लिविंग हो तो? दोनों ही लिविंग हो तो पहले हमें ये देखना होगा कि डायरेक्ट असर किस पर पड़ रहा है। जो डायरेक्ट रिसीवर होगा एक्शन का, जैसे क्वेश्चन ढूंढना पड़ेगा, ये अभी मैं देख के बता दूंगा, फिलहाल इसको कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। यदि इसमें दोनों ही आते हैं, दोनों या जैसे कि फादर ने मदर को उसका बेबी दिया, जैसे बच्चे को पकड़ाया, यस सर। ठीक है। तो इसमें क्या होगा, दोनों देखो यहाँ पर क्या है, लिविंग पर्सन ही है, लेकिन फादर ने, द फादर गेव द मदर हर बेबी। तो यहाँ पर क्या गेव क्या है, देना, और क्या दिया है, बच्चा दिया है ना, हर बेबी, जैसे हाथ में पकड़ाया उसको, ठीक है। तो हर बेबी विल बी द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ओके, क्योंकि गेव का डायरेक्ट असर किस पर हो रहा है, बच्चे पर। पकड़ाया क्या पकड़ाया, या दिया क्या दिया, बच्चा दिया, ओके, जैसे वो खिलाने के लिए दिया। और किसको दिया, मदर को दिया। यहाँ पर दोनों चीजें लिविंग है, रिसीवर भी और जो चीज है, यानी कि बच्चा है, दैट विल आल्सो लिविंग थिंग, यानी लिविंग पर्सन। और जो मदर है दैट इज आल्सो लिविंग पर्सन। लेकिन गेव क्या था, एक्शन वर्ब जो है वो गेव का मतलब देना, और दिया क्या है, बच्चा दिया है उसको। तो पकड़ाया है यानी कि किस, जो चीज पकड़ाई गई है, जो चीज दी गई है वो लिविंग पर्सन है, लेकिन असर डायरेक्टली बच्चे पर हो रहा है। और किसको दिया है, मदर को दिया है, तो मदर इनडायरेक्ट है यहाँ पर, ओके। ओके सर, ओके, थैंक यू सर।
अब आगे हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट की। कॉम्प्लीमेंट होता है जो वर्ब के बाद में फॉलो होता है और ये सब्जेक्ट को कंप्लीट करता है, यानी सब्जेक्ट के बारे में पूरी बात बताता है कि सब्जेक्ट क्या है, कैसे है। जैसे कि द कैट वॉज द लेजिएस्ट क्रिएचर, कैट लेजिएस्ट क्रिएचर थी या इज मान सकते हैं। ये एक कॉम्प्लीमेंट हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट होता है, सब्जेक्ट के बारे में कंप्लीट करता है उसको कि सब्जेक्ट आखिर क्या है। आई एम द बेस्ट बैडमिंटन प्लेयर, तो मैं क्या हूँ ये बता रहा है, ये सब्जेक्ट क्या है। ओके, जैसे कि द वुमन सीम्स स्मार्ट, वह लेडी या औरत स्मार्ट लगती है, तो औरत कैसी है यहाँ पर, स्मार्ट। आई एम द बेस्ट बैडमिंटन प्लेयर, मैं क्या हूँ, बेस्ट बैडमिंटन प्लेयर हूँ। He will go to his mother's house, वो करेगा और क्या करेगा, वो अपनी मदर के घर जाएगा। ओके, इज इट अंडरस्टूड? यस सर। सर पीपीटी नहीं दिख रही। पीपीटी नहीं दिख रही? ओह जस्ट वेट, अब दिखने लगी? यस सर। ओके, यस सर। फिर ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में पता है आपको? यस, ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती हैं जो ऑब्जेक्ट के साथ में है। ओके, जिनमें ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट यानी कि जैसे अभी था आई गेव यू अ पेन, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, मैंने आपको दिया, क्या दिया, पेन दिया। पेन। यहाँ पर ऑब्जेक्ट मिल रहा है ना, जैसे मैं कहने लगूं आई वीप या आई वेप्ट, मैं रोया। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, यस ना, यानी कि जिस वर्ब का इफेक्ट डायरेक्टली किसी चीज पर दिखे, सब्जेक्ट पर नहीं, किसी और चीज पर, यानी हमें ऑब्जेक्ट मिले, दैट विल बी ट्रांजिटिव वर्ब। जहां पर ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा, दैट विल बी इंट्रांजिटिव वर्ब। जैसे कि ही रेन इन द पार्क या ही वॉज वॉकिंग इन द पार्क, यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट मिल रहा है क्या? सर He was walking in the park, बताइए, he was walking in the park, बताइए इसमें कॉम्प्लीमेंट, ये सही है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है? यस, पेन। क्या है यहाँ पर ऑब्जेक्ट, कोई बताएंगे? द सन इज शाइनिंग ब्राइटली, यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है? नहीं आया समझ है? नहीं सर, ऑब्जेक्ट नहीं है इसमें। ऑब्जेक्ट इन तीनों में नहीं है सर। शाइनिंग ब्राइटली, ब्राइटली में इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है सेंटेंस में। वेरी गुड, देखो इनमें सभी को समझिएगा, ही वॉज वॉकिंग इन द पार्क, यस, समझ रहे? आई एम वीपिंग, मैं आपको अंडरलाइन कर रहा हूँ जो वर्ब्स हैं, ठीक है। द सन इज शाइनिंग ब्राइटली, अब तीनों में देखिएगा आप, ही वॉज वॉकिंग इन द पार्क, यहाँ आपको कोई ऑब्जेक्ट मिल रहा है, देखो वॉकिंग है। हाँ, पार्क। मैंने आपको बताया था फाइंड आउट कैसे करते हैं ऑब्जेक्ट को, कैसे करते हैं, वॉट लगाकर या whom लगाकर करते हैं ना। यस, टाइप नहीं हो रहा, नहीं हो रहा टाइप, वॉट या whom लगाकर हम टाइप करते हैं। अब देखो आई एम वॉकिंग इन द पार्क, क्या इसमें हम वॉट या whom लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते ना, एक्शन का रिसीवर पार्क नहीं है, यहाँ पर एक्शन का रिसीवर बिटरली वगैरह, या यहाँ पर एक्शन का रिसीवर हम खुद ही हैं, ठीक है। तो डायरेक्टली रिसीवर हमें कोई और नहीं मिल रहा है, लेकिन मैं कहने लगूं आई गेव यू अ पेन, ये क्या है, यहाँ पर दिया, और क्या दिया, पेन दिया, दैट विल बी द ऑब्जेक्ट। ओके, माय फादर प्रेजेंटेड मी अ गिफ्ट, यहाँ पर क्या है,
है ना यहाँ पे? क्या है यहाँ पे? पहले तो वर्ब देखो, वर्ब है हमारी प्रेजेंटेड, और क्या दिया? गिफ्ट दिया। तो यानी कि यानी कि ये क्या है? दैट इज द ट्रांजिटिव वर्ब। ओके, और यहाँ पर भी हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब है। ओके, लेकिन ये जो 3 सेंटेंसेस थे कौन कौन से? यहाँ से लेकर और यहाँ तक, समझ रहे हैं? ये तीनों जो सेंटेंसेस हैं, इनमें डायरेक्ट रिसीवर कौन है? कौन है? कोई नहीं है डायरेक्ट रिसीवर। यहाँ पर ये सब्जेक्ट ही हो जाते हैं, तो ये क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब्स। समझ में आया? यस। ट्रांजिटिव वर्ब, Yes, sir. ट्रांजिटिव वर्ब किसको बोलते हैं? विद ऑब्जेक्ट। और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होंगे? क्या होंगे? विदाउट ऑब्जेक्ट। ओके, तीन दिख रही है? यस सर। ओके, ओके, अदर पार्ट्स विल बी ये आगे के पार्ट्स आपको कल बताए जाएंगे। एक्चुअली टाइम ज्यादा हो चुका है एंड सर और मैडम विल आल्सो बी वेटिंग फॉर द क्लास। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और कोई क्वेश्चन है तो ग्रुप में पूछ सकते हैं। Thank you, sir. ओके, बाय।